2024 का लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और अंतिम चरण का मुकाबला भी कांटे का है। एक तरफ सीट बढ़ाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर विपक्ष योजना बना रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनावी रण में कौन जीत हासिल करता है और किसे जनता नकार देती है। जी हां, 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को वोटिंग के साथ खत्म हो जाएगा। तेज होती गर्मी के साथ इस चुनाव की अंतिम तैयारी और फिर परिणामों का इंतजार सियासत का तापमान भी बढ़ाता जा रहा है। 2024 के चुनावी चौसर में आखिरी चरण में मतदान के लिए बहुमत के दावों का शोर है, तो जीत की हवा किसकी ओर होगी ये देखना भी दिलचस्प है। नमस्कार, जनादेश 2024 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिला शर्मा और जनादेश के आज के इस अंक में बहुत कुछ है खास, लेकिन सबसे पहले जनादेश सुर्खियां। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। कहा, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए एक एक पैसे का लिया जाएगा हिसाब। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कुटलेहड़ और गगरेट में किया चुनावी प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगा जन समर्थन। भाजपा पर लगाए प्रदेश सरकार गिराने की कोशिश के आरोप। भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर बोला हमला। कहा, महिला सुरक्षा के बारे में सिर्फ बातें ही करती है प्रियंका। भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप का शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान। स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का दिया आश्वासन। और मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने शिकारी देवी मंदिर में नवाया शीश। सराज में की जनसभा। कांग्रेस द्वारा मंडी में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। जी हां, देश में 7वें चरण के लिए 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को चुनाव है। और 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर चुनाव है, तो 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों से संतोष करना पड़ा था। कुल मिलाकर भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए 32 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि यूपीए को 9 सीटें ही मिली और अन्य दलों को 14 सीटें मिली थी। 2019 से 2024 का चुनावी पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि किसकी सियासी राह आसान होगी, जिसके लिए दोनों प्रमुख दल जमकर पसीना बहा रहे हैं, जिसमें आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत जिला किन्नौर व ननखड़ी और शिमला संसदीय क्षेत्र के रोहड़ू में चुनावी प्रचार किया। जब वक्त आया तो कोई नहीं आया, मैं 4 बार आया और जब आया तो मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के आया। जब आया 200 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़ दिया और कुल मिलाकर के त्रासदी में 3200 करोड़ रुपए दिए। 3200 करोड़। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, अभी मैं ननखड़ी गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता नहीं चला। मैंने कहा ये रामपुर का हाल है, ये ननखड़ी का हाल है, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का हाल है। क्या बना दिया है देश को, क्या प्रदेश का हाल बना दिया है। बंदर बांट की बंदर बांट। ये भी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। एक एक का पैसे का हिसाब लूंगा, 3200 करोड़ रुपए का हिसाब लूंगा, 3200 करोड़ रुपए का हिसाब लूंगा। 11,000 घर बनने थे, ग्रामीण सड़कें बननी थी, कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। बोलो ऐसी सरकार चाहिए क्या? अगर ऐसी सरकार नहीं चाहिए तो 1 तारीख को आपका पहला आशीर्वाद चाहिए और बहुत जल्द मैं दूसरा आशीर्वाद लेने भी आऊंगा आपके पास। हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा बढ़ गया है। चुनावी तैयारियों से लेकर प्रत्याशियों की घोषणा और चुनाव प्रचार का श्री गणेश
सभी मोर्चों पर पहले भाजपा ही आगे बढ़ी, फिर कांग्रेस ने कदम बढ़ाया। भाजपा अपने शीर्ष नेतृत्व के सर्वोच्च 3 चेहरों की हिमाचल के चुनाव प्रचार में उतार चुकी है। वहीं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री खुद एक स्टार प्रचारक है और 5वीं बार इस सीट से भाजपा प्रत्याशी का नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस भी चुनावी मैदान में भाजपा के स्टार प्रचारकों का जवाब देने अपने स्टार प्रचारकों से दे रही है। जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत गगरेट और कुकलेहड़ में चुनावी जीत की हुंकार भरी, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर भी पलटवार किया। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपया महीना वायदा करके गई थी, 16 महीने हो गए, शक्ल नहीं दिखाई और ना ही एक पाई भी महिलाओं को दिलाई। 24,000 रुपए की देनदारी एक एक महिला की राज्य की सरकार की है। क्या ये लड़की उनके लिए लड़ सकती है? अब मुख्यमंत्री कहते 24 घंटे में पैसा दूंगा। भाई 16 महीने में कई 24 घंटे आए, आपकी सरकार सोई रही। अब तो आपकी सरकार का जाने का समय आया है। जैसे हम गांव में मनरेगा लाए, उसी तरह से हम शहरी मनरेगा लाएंगे, ताकि शहरों में भी 100 दिन की मजदूरी, 100 दिन की जो रोजगार है वो आपके लिए पक्का आपका अधिकार बनेगा। ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे बिजनेस हैं, इन्होंने बहुत नुकसान झेला है मोदी जी की नीतियों की वजह से। हम चाहते हैं कि जो छोटे कारोबार है, छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस हैं, वो मजबूत बने, क्योंकि हम जानते हैं कि आप रोजगार दिलवाते हैं और आपकी मजबूती ही देश की रीढ़ की हड्डी बन जाती है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। हम आपको मजबूत बनाने का काम करेंगे। नोटबंदी और जीएसटी जैसी जो फिजूल की नीतियां हैं, जिन्होंने आपकी कमर तोड़ी है, उन सबको हम आपके लिए दुरुस्त करेंगे, ताकि आपके कारोबार फिर से अच्छी तरह चल पाए। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भाजपा को कई मुद्दों पर घेरा। विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा मंडी में किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। आज अगर मंडी के अंदर देव सदन का निर्माण हुआ है, आज अगर कुल्लू के अंदर देव सदन का निर्माण हुआ है, आज अगर हमारे सैकड़ों मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अगर पैसा किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। आपको ये विकास क्यों नजर नहीं आता? इसके लिए तो आपको अपने डायरेक्टर साहब को पूछने की आवश्यकता है। आपकी स्क्रिप्ट ही गलत है, आपकी स्क्रिप्ट ही गलत है, क्योंकि डायरेक्टर साहब आपको गलत स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है। आपको अंदर की बात बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं। हमारे डायरेक्टर साहब चाहते ही नहीं है कि मोहतरमा यहां से जीत कर जाए, क्योंकि अगर गलती से मोहतरमा जीत गई तो डायरेक्टर साहब हम आपका तो मान सम्मान करते हैं, मगर जो चहल चौक में हुआ, चहल चौक में जो धक्के लगे, चहल चौक में जो गिरे, वो एक षड्यंत्र था। अंग्रेजी में एक कहावत है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। जो होने वाले आपके चीजें हैं वो पहले ही उसका जो है लक्षण उसके दिखने शुरू हो जाते हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 72.42% मतदान हुआ था और इस बार उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत एक नए रिकॉर्ड आंकड़े पर पहुंच सकता है। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। – 2024 का ये लोकसभा चुनाव भारत में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला आम चुनाव है, जो कुल 44 दिनों तक चलेगा। देश भर में 6 चरणों में मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और 7वें व अंतिम चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर अब तक के मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे चरण में 65.68% और चौथे चरण में 69.16% और पांचवें चरण में 62.02%
और छठे चरण में 61.20% मतदान हुआ है। कुल मिलाकर अगर अभी तक के औसत की बात करें तो मतदाताओं का वोटिंग में इस बार कुछ खास रुझान नहीं दिखा है। 65% के औसत से अभी तक वोटिंग हुई है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। निर्वाचन आयोग के तमाम प्रयासों और स्वीप गतिविधियों के बावजूद देश के मतदाता काफी कम संख्या में घरों से बाहर निकले हैं। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हमारा राज्य मतदान प्रतिशतता के लिए देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। गर्मियों की तपती धूप हो या फिर कड़कड़ाती बर्फीली सर्दी, लोकसभा हो या फिर विधानसभा का चुनाव, हिमाचल का मतदाता किसी भी परिस्थिति में लोकतंत्र में अपनी सार्थक भूमिका निभाता आया है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 72.42% मतदान हुआ था और अब तक प्रदेश में 40,000 मतदान कर्मियों में से करीब 10,000 वोट डाले जा चुके हैं और शेष 1 जून को डाले जाएंगे। राज्य में 84% तक होम वोटिंग हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किए हैं। जहां पिछले लोकसभा चुनावों में 60% से कम मतदान हुआ था, ऐसे क्षेत्रों के लिए यह मिशन 414 अभियान चलाया गया है। इसी तरह की पहल 22 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चल रही है, जिसका उद्देश्य मतदान केंद्रों पर मतदान को 72% तक बढ़ाना है, जहां पिछले चुनावों में मतदान प्रतिशत 70% से कम था। स्वीप गतिविधियों की भूमिका की बात की जाए तो यह मूल रूप से जमीनी स्तर पर मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बारे में शिक्षित करने की एक गतिविधि है। इन दिनों कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं को प्रेरित करने और घर घर जाकर संपर्क करने के कार्यक्रम चलाने पर ध्यान दिया जा रहा है। एक अन्य पहल 8 विधानसभा क्षेत्रों में चलाई जा रही है, जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम रही है। इन क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और महिला प्रेरक नियुक्त किए गए हैं। महिला आइकन नियुक्त करने के अलावा शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों को कैंपस एम्बेसडर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों के माध्यम से कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उच्च मतदान प्रतिशतता हासिल करने के लिए प्रदेश में इस बार 7,990 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव से 267 अधिक हैं। 150 मतदान केंद्रों की निगरानी विशेष रूप से महिला चुनाव अधिकारियों द्वारा की जानी है, जबकि 54 की निगरानी युवाओं और 29 की निगरानी दिव्यांगजनों द्वारा की जानी है। मतदान की बात करें तो राज्य में 7वें और अंतिम चरण के मतदान में 4 लोकसभा सीटों हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला के लिए कुल 56,38,422 मतदाता हैं, जिनमें 28,79,200 पुरुष और 27,59,187 महिलाएं और 35 तृतीय लिंग के व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। इनमें से 1,38,918 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, जबकि 20 से 29 आयु वर्ग के 10,40,756 मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का 20% से अधिक है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की वय सीमा 95 लाख रुपए और विधानसभा उपचुनाव के लिए 40 लाख रुपए तय की गई है। लाहौल और स्पीति में 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित टशीगंग मतदान केंद्र दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, जहां इस बार 52 मतदाता मौजूद हैं। चंबा जिला के डलहौजी के मनोला मतदान केंद्र में सर्वाधिक 1410 मतदाता हैं, जबकि किन्नौर जिले के काआ मतदान केंद्र में सबसे कम 16 मतदाता मौजूद हैं। निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियां कर चुका है और अब देश व प्रदेश के भाग्य विधाता को फैसला करना है कि देश चलाने की कुर्सी किसके हाथ सौंपनी है। दूरदर्शन हिमाचल परिवार का प्रदेश के मतदाताओं से यही अनुरोध है कि जिस मर्जी मनचाहे प्रत्याशी को वोट दे, लेकिन इस बार 1 जून को लोकतंत्र की खातिर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और हिमाचल को देश का सबसे जागरूक राज्य बनाने में सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज, हिमाचल।
जनादेश में अब वक्त हो चला है वोट यात्रा का और आज वोट यात्रा पहुंची है मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं से उनके मुद्दों को जानने, जहां यहां की जनता ने खुलकर अपने प्रत्याशी का समर्थन किया और मुद्दों को भी प्रमुखता से रखा। आइए देखते हैं ये वोट यात्रा। डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुल्लू जिला की मनाली विधानसभा क्षेत्र के ब्यासर में पहुंचे हैं, जहां पर ये दूर दराज का क्षेत्र है, कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ सटा है। लेकिन इस गांव के लोगों की अगर बात करें तो वोट यात्रा को लेकर जो किस तरह की यहां पर लोगों में जो है वो अपेक्षाएं हैं। प्रतिभा सिंह जी यहाँ 3 बार सांसद रही, तो जो मैं पीछे से जो है उन्होंने जो जितने भी काम किए हैं अच्छे कार्य किए हैं। और इस बार भी जो हमारे क्षेत्र में जो उनका एमपी फंड आया है, एमपी फंड हर पंचायत में दिया है। लगभग 7 पंचायतें छूटी होंगी और उनके परिवार का जो है यहाँ बहुत डेडिकेशन रही है पहले से। हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस बार जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी उसी तर्ज में काम करेंगे जिस गति से पहले से यहाँ जो है डेवलपमेंट हुई है। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी से भी संबंध रखता हूँ और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में हमारे विक्रमादित्य जी यहाँ से काफ़ी बहुमत से जीतेंगे और विकास की गति भी तेज हो जाएगी और जो भी हमारी समस्या रही आज तक पूरी हो चुकी है कांग्रेस की सरकार होते हुए, और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं और उम्मीद पूरी है कि जरूर ये विकास की गति को तेज से बढ़ावा दे। हाँ जी, मेरा नाम रामलाल है, मैं यहीं निकट जदौड़ पंचायत का रहने वाला हूँ। जो हमारे जो विकास हुआ है, जैसे विक्रमादित्य जी ने जो काम किए हैं, जो हमारे इलाके में जदौड़ पंचायत में 2 रोड चले हुए हैं, एक दड़िंगचा से नंगचा की ओर जा रहा है, दूसरा गदेड़ से पुल की ओर जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि विक्रमादित्य जी हमारे विकास को आगे लेके जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि ये अच्छा काम करेंगे। पहले भी अच्छा काम हुआ है, हम विक्रमादित्य का हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम इसका शुक्रिया कैसे करें। कांग्रेस के समय में मतलब जैसे कि पूरे अच्छे काम हुए, जितने भी काम हुए वो बहुत अच्छे काम, सड़कों के, पानी के, विक्रमादित्य जी ने जो भी काम किए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और होंगे भी, हमें पूरी उम्मीद है। आप देखते कि ये थे मनाली विधानसभा क्षेत्र के जो ब्यासर एरिया है, यहाँ के लोग, और यहाँ के लोगों का यही मानना है कि पूर्व में भी जो सांसद रहे हैं उन्होंने विकास कार्य किए हैं और आने वाले समय में भी यहाँ के लोगों की ये अपेक्षा है कि आने वाले समय में जो भी सांसद यहाँ से चुनकर जाएगा संसद में, और कहीं ना कहीं इस एरिया की बात करें तो कुल्लू जिला के साथ साथ इस मनाली विधानसभा और इस एरिया के लोगों की भी जो आवाज है वो संसद में रखेगा, ताकि आने वाले समय में और ज्यादा विकास कार्य हो सके। डीडी न्यूज शिमला के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। पूर्व में रह चुके जो सांसद प्रतिभा सिंह जी थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया और अभी जो सांसद आएंगे चुनकर विक्रमादित्य जी, वो भी अच्छा काम करेंगे। महिला होने के नाते मैं मानती हूँ कि महिला ऐसे पहले से ही मजबूत है। हाँ, अगर आरक्षण मिले महिला को अच्छी बात है, पर घर परिवार समेटते हुए वो आगे हर फील्ड में आगे कर रही है। महिला पहले से ही बहुत सम्माननीय पद पर रही है और घर की जिम्मेवारी भी निभाती है। वोट यात्रा में आज हमने कुल्लू जिला की मनाली विधानसभा क्षेत्र के ब्यासर गांव में जो है यहाँ के लोगों के राय जानी, और लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो पूर्व में विकास कार्य हुए हैं और आने वाले समय में भी यहाँ के लोगों की यही अपेक्षा है कि आने वाले समय में भी जो सांसद यहाँ से चुनकर लोकसभा में जाएगा वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए विकास कार्यों की आवाज जो है वो संसद में रखेगा, और यही अपेक्षा जो है यहाँ के लोगों की है। देवभूमि में लोकसभा का रण अब गिनती के दिनों का ही रह गया है। प्रचार के लिए 3 दिन हाथ में देख प्रदेश में भाजपा कांग्रेस का चुनावी प्रचार चरम पर आ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले से ही मोर्चा संभाले हुए हैं। जहां धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री खुद कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं, तो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा के लिए यहां चुनौतियां कम नहीं है। क्या कह रहे हैं भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा, आइए देखते हैं।
बात करेंगे इस वक्त जो एक हॉट सीट है धर्मशाला विधानसभा, उसको लेकर के यहाँ से जो है भाजपा की ओर से सुधीर शर्मा जो है प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह का रिस्पांस जो है आपको मिल रहा है। बहुत कम वक्त जो है वो विधानसभा के लिए चुनावों में बचा है, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? अच्छा रिस्पांस है और लोगों ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है, प्रदेश में बदलाव करना है। तो अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर हम मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हैं धर्मशाला विधानसभा चुनाव में? देखिए, धर्मशाला से बहुत सारे कार्यालय यहाँ से चले गए जब से ये सरकार बनी। उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका काम रोक दिया गया है। हमारा चैतरू में जो IT पार्क है उसका काम बंद कर दिया। हमारे यहीं पर जो है वो यूनिटी मॉल डगवार में आया, एक दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर प्रदेश को, डगवार में बनना था। अब इन्होंने उसका मुद्दा चला दिया कि शिमला ले जाऊंगा। तो और उसके साथ डगवार में हमारा मिल्क प्लांट बनना है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का पैसा है, केंद्र का पैसा है, ये बड़े चीज़ें हैं। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बोर्ड के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, रोलर स्केटिंग रिंक है, आइस स्केटिंग रिंक है जिसको में बनना है। तो अधिकांश ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बड़े प्रोजेक्टों से रोज़गार जुड़ा है और जो आर्थिकी है वो स्थानीय लोगों की बढ़नी है। तो ये मेरे अपना लड़ाई तो इनके साथ व्यक्तिगत थोड़ी है, कोई हमारी कौन सी ज़मीनें साथ लगती हैं कि उसका बंटवारा होना है। ये तो लोगों के मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों के ऊपर जब बात आ जाए तो इसीलिए जो है वो लोग सहर्ष इस फैसले को स्वीकार करते हैं। एक कारण तो ये कि आपने विकास के मुद्दों के चलते ये फैसला लिया। दूसरा, मैं जब से राजनीति में हूँ मैंने किसी व्यक्ति को पार्टी नहीं पूछी, इसीलिए आज मैं जब भी चुनाव में कहीं भी जा रहा हूँ लोग मुझे सिंबल नहीं पूछते। उनको पता है कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी से आए, अच्छी पार्टी में आए हैं तो इनको मतदान करना है। सुधीर जी, जो भाजपा के पिछले विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी थे राकेश चौधरी की बात कर ले, वो भी निर्दलीय चुनाव प्रचार में जो है अब कूद चुके हैं। क्या लगता है ये कहीं समीकरण खराब तो नहीं करेगा या नुकसान तो नहीं इसका विधानसभा चुनाव में आपको होगा? नहीं, देखिए चुनाव है, वो भी एक प्रत्याशी हैं, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस के भी एक प्रत्याशी हैं। अपना अपना चुनाव लड़ना है, अपनी अपनी बात रखनी है लोगों के सामने, अंतिम निर्णय तो जनता करती है। हमारी लड़ाई तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है। हम सरकार बदलने के लिए लड़ रहे हैं और 4 तारीख के बाद परिवर्तन प्रदेश में करना है, हमारी वो लड़ाई है। बाकी जो प्रत्याशी खड़े हैं वो अपना अपना काम वो करेंगे, हम भी अपना काम करेंगे। एक और बात जानना चाहूँगा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी, उनको जो है वो मेयर बनाने में, डिप्टी मेयर बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है उसमें रही है। आज वो जो है आपके ऊपर काफ़ी हमलावर है। वो कहते हैं कि जब आप 12 से 17 जब यहाँ मंत्री थे तो यहाँ की जो वातावरण था वो ख़राब हुआ है, उसको लेके आपका क्या कहना है? तभी छोड़ जाते मुझे वो, तो क्यों मेरे साथ रहे वो? और ये ठीक है कि वो कैसे मेयर बने, कैसे डिप्टी मेयर बने हैं, ये तो सब जनता जानती है। मैंने उनका अच्छा ही किया है, ईश्वर फैसला करेगा। अगर मैंने गलत किया होगा तो ईश्वर मुझे सज़ा देगा, अगर उन्होंने किया होगा तो बचेंगे नहीं वो। सुधीर जी, एक और बात, मुख्यमंत्री जो है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि बिके हुए विधायक या उन विधायकों का जो है आपको सरगना कहा जा रहा है। बार बार आपको आम सभाओं पर भी जो है इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हाई कोर्ट का उनको समन गया है, मुख्यमंत्री जी के नाम से गया हुआ है, उन्होंने अभी तक वो लिया नहीं है समन। हैं तो प्रदेश में ही आप रोज़ मीडिया में देख रहे हैं। तो ये सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है। ये सरकार जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने वाली है। कुल मिलाकर बात की जाए तो इस चुनावी शोरगुल में जो है हर प्रत्याशी जो है अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक चुका है। डीडी न्यूज़ के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा। और जनादेश में अब बात चुनावी किस्से की। देश की चुनाव प्रणाली से जुड़ी ऐसी बातें जो अलग है, दिलचस्प है, अहम है और साथ ही इन्हें जानना जरूरी भी है। तो ये रहा आज का चुनावी किस्सा। चुनावी किस्सों में आज हम बात करेंगे आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी की।
देश में पहली बार 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन किन्नौर जिला में भारी हिमपात को ध्यान में रखते हुए 5 महीने पहले ही यानी अक्टूबर 1951 में ही चुनाव हो गए थे। पहले चुनावों में श्याम सरन नेगी सरकारी स्कूल के अध्यापक थे और चुनावी ड्यूटी पर भी तैनात थे। उन्होंने मतदान करने के बाद ड्यूटी पर जाने की इजाजत मांगी और उनका निवेदन स्वीकार हुआ। उन्होंने मतदान किया और इस तरह वो देश के पहले मतदाता बने। उन्होंने अपने जीवन में 16 बार लोकसभा चुनावों में वोट किया। हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में 2 नवंबर 2022 को 34वें बार उन्होंने बैलेट पेपर से अपना आखिरी मतदान किया और 5 नवंबर 2022 को 105 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लोकतंत्र के पहले महापर्व में पहला मतदान करने वाले स्वर्गीय श्याम सरन नेगी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लोकतंत्र में सफल भागीदारी तभी संभव है जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं को उनके इस संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए कई लोगों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और यही संदेश दे रही है आज की ये वोट अपील। हमने अपने मन में यही ठाना है, हम सबको तो वोट देने जाना है। हमने अपने मन में यही ठाना है, हम सबको तो वोट देने जाना है। आंधी हो तूफान हो चले जाना है, हमने अब अधिकार अपना जाना है। हमने अपने मन में यही ठाना है, हम सबको तो वोट देने जाना है। आगामी 2 दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा और देखना बाकी है कि क्या ये स्टार प्रचारकों की रैलियां प्रदेश की जनता को अपनी पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट में तब्दील कर पाती है या नहीं। जनादेश के आज के इस अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।